स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। चर्चा हो रही थी कक्षा 12 के इतिहास विषय पर और बिंदु थे हमारे साम्राज्य, हमारे प्राचीन साम्राज्य गुप्त साम्राज्य की बात की। हमने जाना कि उस समय तक कितना विकास हो चुका था हमारे आर्किटेक्ट का, हमारे स्थापत्य कला का, हमारी चित्र शैली और हमारे साहित्य का। लेकिन फिर भी गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश का पतन हो गया। ये पतन क्यों हो गया? इसका प्रमुख कारण था सामंतवाद। अब सामंतवाद क्या था इसके बारे में हम जानेंगे। सामंतवाद या भूदान की रचना अलग अलग है, लेकिन सामंतवाद का उदय हुआ था भूदान से। तो सामान्यता क्या था कि जब भी कोई राजा, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च ओहदे पर है, जब उसे अपने किसी मंत्री को, किसी ब्राह्मण को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने राज भला किया हो, जिसने राज्य के हित में कुछ काम किया हो, उसे उसका वेतन देना था या उसे खुश होकर कुछ न कुछ उपहार देना था, तो उसे सामान्यतः कुछ गांव, कुछ भूमि दान कर दी जाती थी, ताकि उस दान की गई भूमि से वह अपनी कमाई कर सके, वह अपनी आय कर सके। तो इसी से सामंतवाद शुरू हुआ। देखिए, सीधा भूमि लेना कोई सामंतवाद नहीं है। सामंतवाद इसके बाद शुरू होगा। इसी सामंतवाद ने भारत की नींवों को हिलाकर रख दिया था। अब सामंतवाद था क्या? देखिए, अगर किसी के पास थोड़ी बहुत भूमि होगी तो उस थोड़ी बहुत भूमि से वो अपनी उपज करेगा, उस पर कोई विशेष टैक्स नहीं देना होगा। इससे क्या होगा कि वो अपने कुछ पालतू लोगों को अपने पास रखेगा। पालतू लोगों से अभिप्राय है कि ऐसे लोगों को रखेगा जो समय समय पर उसकी गुंडागर्दी में सहायता करेंगे। इस प्रकार की बातें हैं। अब गुंडागर्दी कैसे? कि उन लोगों से वो अपने सामान्य काम भी करवाएगा रोजमर्रा के, और यदि उसे आवश्यकता हो तो उसे एक सेना की भांति भी इस्तेमाल कर सकेगा। तो ये था सामंतवाद, और इस सामंतवाद के जरिए वो शासकों को डराने लगा। जैसे कि बहुत सारे सामंत एकत्रित हो गए राज्य में, छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारे सामंत हैं, उनके पास सेना भी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने राजा को इससे डराएंगे, उसकी ऑटोनॉमी को घेरने की या उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। अब हम इसके बाद बात करेंगे इसका पतन कैसे हुआ। देखिए, पतन की कुछ सीधे कारण तो नहीं है। हाँ, एक तो सामंतवाद, दूसरा उस समय तक वहां के राजा थे वो बेहद कमजोर हो चुके थे, उनकी शासन व्यवस्था बेहद नीचे आ चुकी थी। अब हालांकि मौर्यों के भांति गुप्तों का प्रशासन अति उत्तम था, उसी प्रकार से वो जो शासन किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं गुप्तों के शासन में अत्यधिक व्यय हुआ। किसका? धन संपदा का। चाहे आर्किटेक्ट में हो, चाहे वास्तुकला जिसे कहें अपने, या पेंटिंग्स में हो, या विद्वानों को आश्रय देने में हो, किसी भी प्रकार की घटनाएं हो। हालांकि कमाई भी बहुत थी क्योंकि औद्योगिकरण का विकास हो रहा था। इसके अलावा जो कुल उपज थी कृषि की, उसकी 1/6 या 1/4 भाग कृषि कर के रूप में लिया जाता था। बावजूद मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया, माफ कीजिए, गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया, और इसके बाद कुछ 100 सालों तक फिर से भारत टुकड़ों में बंट गया और अंधकार में चला गया। लेकिन इसके बाद उदय हुआ हर्षवर्धन का। देखिए, इससे पहले जितनी भी वंशावलियां हुई जो महान थी, उनकी कुछ पीढ़ियां, 2, 3, 4 पीढ़ियां महान थी, उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। लेकिन हर्षवर्धन के समय केवल हर्षवर्धन ही एक प्रतापी राजा था। हालांकि उसके पिता भी थे, लेकिन उन्होंने इतना साम्राज्य विस्तार नहीं किया जितना कि हर्ष ने किया था। गुप्तों के बाद में सर्वप्रथम उत्तरी भारत को एकीकृत रूप में लाने वाला, उनको एक साथ लेकर आने वाला कौन था? वो था हर्षवर्धन। ठीक है बच्चों, अब हर्षवर्धन की बात करेंगे अपने। डस्टर कहां पर गया भाई? अरे डस्टर दो। हाँ जी, हर्षवर्धन की बात करेंगे अपने। तो ये था एक वर्धन वंश।
वर्धन वंश वर्तमान के हरियाणा के स्थान पर। तो बच्चों काफी रोचक आज की बात होने वाली है, एक फिल्मी सी कहानी है, ध्यान से सुनोगे तो उसको बड़ा मजा आएगा आपको। तो वर्धन वंश हरियाणा के थानेसर, जिसको अपने थानेश्वर भी कहते हैं, उस जगह की बात है। छोटा सा शायद सामंतवाद के जरिए मिला हुआ एक भूभाग था, हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हर्ष क्या था इसके बारे में हमें जानकारी बहुत से समकालीन ग्रंथों से मिलती है, चाहे वो हर्ष के द्वारा स्वयं लिखे हों या उसके किसी मंत्री, उसके किसी दरबारी कवि या किसी अन्य लेखक के द्वारा जिक्र किया गया हो। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट का हर्ष चरित्र। देखिए जैसा कि नाम है हर्ष, हर्ष यानी कि खुश रहने वाला, तो बिल्कुल हर्ष खुश रहता था। छोटी उम्र में ही बड़ी जिम्मेवारियां इनको मिल चुकी थी। क्या जिम्मेवारियां मिली थी उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे जो स्रोत है वो है हर्ष के द्वारा, स्वयं के द्वारा कुछ लिखे गए ग्रंथ, और वो ग्रंथ से रत्नावली, प्रियदर्शनी और नागनंदा। अगर कहोगे आप तो मैं लिख भी दूंगा इस पर, रत्नावली, प्रियदर्शनी तथा नागनंदा, ये हर्ष के द्वारा स्वयं लिखे गए कुछ नाटक। नाटक यानी कि प्ले, ड्रामा लिखता था, बहुत ही ड्रामेबाज था। खैर, अब हर्ष का जो काल है उसके जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा सा पीछे जाएंगे। पीछे कहां पर? उसके पिताजी पर। तो उसके पिता थानेश्वर के एक महाराज की भांति थे, और उनका जो नाम था वो था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो ये थे हर्ष के पिताजी, प्रभाकर वर्धन। हालांकि इनके पास तो बहुत लंबा चौड़ा राज्य नहीं था, लेकिन आज का हरियाणा का कुछ क्षेत्र, उसके आसपास का क्षेत्र इनके अधीन था, और इनके पास महाराज की उपाधि थी। ठीक है ना बच्चों। और इनके 3 बच्चे थे, या इनकी 3 पुत्र पुत्रियां थी। कौन कौन सी थी उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। एक तो सबसे बड़ा या सबसे बड़ी थी राज्यश्री, तो राजश्री भी कह देते कुछ लोग। ठीक है, उसके बाद था राज्यवर्धन, तो कुछ लोग राजवर्धन भी कह देते हैं, और अंतिम था हर्ष, हर्षवर्धन। ठीक है बच्चों, तो वरीयता के क्रम से राजा बनना चाहिए राज्यवर्धन। तो होता क्या है, देखिए उस समय पश्चिम से आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। पश्चिम से आक्रमणों के कारण मुख्यतः हूणों के आक्रमण थे। हूण मध्य एशिया की एक जनजाति थी जो बार बार भारत की संपदा, उसकी वैभव, उसके गौरव पर आकर्षित होकर उसको हथियाने के लिए बार बार हमला कर रही थी। लेकिन भारत में तो हर्ष और गुप्ता जैसे महान लोग थे, महान साम्राज्य थे, महान सम्राट थे, तो कैसे कोई आंख उठाकर देख ले। तो इसी तरह उन्हों का प्रतिकार करते करते प्रभाकर वर्धन ने अपनी एक लंबी जिंदगी को खत्म कर दिया था। लेकिन उससे पहले कुछ दहला देने वाली घटनाएं थी। क्या था? कन्नौज, याद रखिएगा, कन्नौज का नाम बहुत बार आएगा। कन्नौज में था मौसरा वंश, और यहां पर थे एक जो हर्ष थे, हर्ष के पिताजी, इनके एक मित्र थे, और उनका नाम था उस समय के ग्रहवर्मन के पिताजी। वो इनके बहुत ही खास मित्र थे, बहुत ही खास सहयोगी थे, और उनसे इनकी बनती भी बहुत थी। तो क्या हुआ कि ग्रहवर्मन उनका पुत्र था, और उससे राजश्री का विवाह कर दिया था।
इसमें हो गया ग्रह वर्मन। देखिए विवाह करने का उद्देश्य क्या होता है? विवाह करने का उद्देश्य है किसी ट्रीटी पर, किसी संधि पर साइन करना, क्योंकि देखिए वो चाहते थे कि दक्षिण का राज्य, दक्षिण का क्षेत्र उनके लिए सुरक्षित हो जाए, क्योंकि जो कन्नौज था वो हरियाणा के दक्षिण में स्थित था। अपनी दक्षिण की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, वे मैत्रीपूर्ण माहौल रखने के लिए, माहौल बनाने के लिए उन्होंने ग्रहवर्मन से, उसके पिताजी से बात की और अपनी पुत्री का विवाह ग्रहवर्मन से करवा दिया। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। ग्रहवर्मन कन्नौज, उसके साथ था मालवा। मालवा है आज के मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा, विंध्याचल के पर्वतों से घिरा हुआ एक सुंदर भौगोलिक प्रदेश। और मालवा में किनका राज था? मालवा में कुछ ऐसे लोगों का राज था जिनके डंका दूर दूर तक बोलता था। वो इसमें एक थे महासेन गुप्त। कहानी थोड़ी उलझी जा रही है, लेकिन इस पर ज्यादा मत उलझिएगा। और इनका एक पुत्र था देवगुप्त। हालांकि इनके दो पुत्र और थे जो कि सामान्यतः हर्ष के साथ बड़े हुए थे, उसके साथ खेलकर। उनका नाम था कुमारगुप्त और माधवगुप्त। क्या नाम था उनका? और माधवगुप्त। तो क्या था कि महासेन गुप्त ने अपने 3 पुत्रों में से एक को अपने पास रखा, और ये जो 2 पुत्र थे ये हर्ष के पिताजी के पास भेज दिए, ठीक है ना। और इनकी परवरिश हर्ष के साथ ही हुई थी, उन्हीं के साथ उनका बचपन बीता, क्योंकि ये माना जाता था कि काफी डरपोक किस्म के थे। डरपोक कहना तो शायद कुछ गलत होगा, कि उतनी बहादुरी की कमी थी जितनी कि एक राजा या एक सम्राट या एक बड़े राज्य को संभालने के लिए आवश्यक है। तो क्या था कि ये पूरा सिस्टम चल रहा था। इतने में क्या हुआ कि देवगुप्त, एक सनकी दिमाग का एक घटिया राजा, उसने सोचा कि मैं क्यों ना कन्नौज पर हमला करूं। और कन्नौज कौन सा? कन्नौज पर था हर्ष के बहनोई का शासन। बेहतरीन शासन था, लेकिन भगवान को क्या पता क्या मंजूर है। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि इस देवगुप्त ने ग्रहवर्मन के राज्य पर हमला कर दिया। हमला हुआ और ग्रहवर्मन मारा गया। इस मौत ने कन्नौज की राजनीतिक व्यवस्था को झंझोड़ कर रख दिया। कन्नौज पर अब इस ग्रहवर्मन को मारने के बाद देवगुप्त का शासन हो चुका था। इस शासन ने वहां के लोगों में त्रासदी पैदा कर दी, वहां के लोगों को मारना शुरू कर दिया। बहुत सी महिलाएं सती होने लगी। अभी सती क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर से अपनी कहानी को लेकर आते हैं। अब हम थानेश्वर में, हर्ष के यहाँ क्या था कि हूणों को का प्रतिकार करते करते, हूणों को मारते मारते, अब जो वहां का राजा था, थानेश्वर का राजा कौन था? हर्ष का पिता प्रभाकर वर्धन, वो अब थोड़ा सा कमजोर पड़ चुका था। तो उसने अपने पुत्र, दोनों पुत्रों को, जिसमें हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, ये दोनों थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को हूणों का प्रतिकार करने के लिए, यानी कि उनको पश्चिम से वापस पीछे निकालने के लिए भेजा। तो क्या हुआ? हर्ष किसी कारण से वहां पर नहीं पहुंच सका, कुछ खेत में या रास्ते में कहीं वो बिजी हो गया। तो इसके कारण वो आगे बढ़ता बढ़ता कहां पर पहुंच गया? हूणों को मारता मारता राज्यवर्धन उनको खदेड़ दिया और फिर वापिस आ गया। तो वापस आया तब उसे पता लगा कि उसके पिता की किसी गंभीर बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। लेकिन इससे पहले उनका इलाज किया गया था, और इलाज करने के लिए उनके पास 2 बेहतरीन राजवैद्य थे। उनका नाम था रसायन और सुषैण। एक मार्कर गुम गया है हमारा, चलो कोई नहीं। तो राजवैद्य कौन कौन से थे? रसायन
सुसैन। तो देखिए फिल्मी कहानी होने वाली है कि हुनों का प्रतिकार करते करते राज्यवर्धन, बहुत उनको समय लग गया पश्चिमी सीमा पर, क्योंकि वो हुनों का प्रतिकार कर रहे थे। इधर से क्या था कि उनके बहनोई की मृत्यु हो गई थी। गहवर्मन, जिसको मारने का काम किया था एक देवगुप्त नाम के संकी राजा ने। अब क्या हुआ, राजराज रसायन और सुसैन ने प्रभाकर वर्धन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहां पर कुछ फिल्मी कहानी हुई। डॉक्टर बाहर आए और बोले आई एम सॉरी। पता लगे क्या हुआ आपको, उसका तात्पर्य क्या है कि अब प्रभाकर वर्धन और जीवित नहीं रहा। तो इसके कारण प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन ये एक शोक में डूब गया और तुरंत उसने इच्छा जाहिर की कि मैं तुरंत संन्यास लेना चाहता हूं। संन्यास एक हिंदू परंपरा है जिसमें सर्वस्व त्याग कर एक जोगी का वेश धारण करके लोग बाहर निकल जाते थे जंगलों में तपस्या करने के लिए, या एक अत्यंत सरल जीवन व्यतीत करने के लिए, या आम लोगों को शिक्षित करने के लिए बाहर निकल जाते थे। तो ये था संन्यास का जीवन। इसको राज्यवर्धन ने धारण करने की सोची। हालांकि उस समय इसे उत्तराधिकारी घोषित करने की कुछ बात चल रही थी। उत्तराधिकारी था भी ना, इसको सम्राट बनाने की, उसको राजा बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसलिए ने इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन अपने बहनोई गहवर्मन, इसके कारण क्या था कि उसको राज सिंहासन धारण करना पड़ा। तो उसने राज सिंहासन धारण किया था 605 ईस्वी। ठीक है बच्चों, अब 605 ईस्वी में इसने सिंहासन धारण किया और हमला कर दिया कन्नौज पर। कन्नौज उसके बहनोई का राज्य था, लेकिन उस पर देवगुप्त नामक एक दुष्ट राजा ने हमला कर दिया था, आम लोगों को मार रहा था, आम जनमानस पर अत्याचार कर रहा था। लेकिन देखिए, कभी भी दो सेनाओं में हमला होगा ना, तो उनमें एक कॉमन बात है कि कभी भी वो आम नागरिकों पर हमला नहीं करते, चाहे युद्ध कितनी भी भयावह स्थिति में चला जाए। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उसने सभी मान मर्यादाओं को तार तार करके आम लोगों को मारना शुरू कर दिया था। तो उसका जो बहनोई का राज्य था कन्नौज, वो काफी बुरी व्यवस्था में आ चुका था। तो इसको बचाने के लिए राज्यवर्धन ने उस पर हमला किया और कन्नौज से उस दुष्ट देवदत्त को खदेड़ दिया। अब देवदत्त का सहयोग करने के लिए बंगाल का एक सनकी राजा था जो उसका सहयोग कर रहा था, और उस सनकी राजा का नाम था, आप अंदाजा लगाइए क्या नाम होगा। वो सनकी राजा जिसने हर्ष के विरुद्ध उस दुष्ट देवगुप्त का सहयोग किया, वो वही का गौड़ राजा था। और उस गौड़ राजा ने देवगुप्त का सहयोग किया। तो जब इसने उस राज्य को हथिया लिया, तो वो बंगाली राजा, उसने राज्यवर्धन को बुलाया। उस समय राज्यवर्धन की आयु लगभग 18 से 19 वर्ष रही होगी। तो उसने कहा कि भाई साहब आप आओ, आपको मेरी पुत्री पसंद करती है, इसके साथ आपका विवाह कर देंगे। यानी कुछ ऐसी प्रपंचकारी नीतियों से कुछ जाल में फंसाकर उसको बंगाल में बुलाया। निहत्था था, उसकी हत्या कर दी गई। बिना हथियारों के वहां पर गया, सबसे बड़ी भूल थी, उसकी दूरगामी दृष्टि का अभाव था, उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद अब केवल एक ही बंदा बचा था, एक ही वारिस बचा था उस थानेश्वर, उस थानेसार रियासत का, जो वर्धन वंश की थी। वो कौन था? वो था सम्राट हर्षवर्धन। लेकिन अभी तक ये सम्राट नहीं था। उसकी बहन राजश्री, अब उसको ढूंढने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसके पिता से पहले उसने क्या देखा था कि उसकी माता थी, माता ने सती हो गई थी, और उसकी माता का नाम था यशोमती। यशोमती थी जो वो हर्ष की मां थी, तो वो सती हो चुकी थी। और जो सती होने का तात्पर्य क्या है कि पुराने समय में जब
किसी युद्ध में कोई व्यक्ति, कोई पुरुष मर जाता था तो उसकी पत्नी भी स्वयं को उसकी जलती हुई लाश, जलती हुई अग्नि में खुद को झोंक लेती थी। वो खुद भी अपने प्राणों का न्यौछावर कर देती थी। इसे कहते थे सती होना। कई बार क्या होता कि पत्नियां पति से दूर थी, जैसे पति कहीं दूर युद्ध लड़ने गया है, वहीं उसका अंतिम संस्कार हुआ, तो उस संस्कार के बाद जब उसको पता लगता था कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, तो वो वहीं पर स्वयं को अग्नि भेंट कर देती थी। ये थी सतियां। इसके अलावा कुछ महासतियों का उल्लेख भी है। जैसे किसी महिला का पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गया तो वो महिला भी अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती थी, जिसे सती होना कहते थे। सामान्यतः ये प्राणोत्सर्ग किसी अग्नि कुंड में या किसी जलती हुई आग में ही किया जाता था। ठीक है ना बच्चों, ये था सती होना। अब उसके बहन राजश्री, उसका पति ग्रहवर्मन, उसकी भी मौत हो चुकी है। अब पूरी संभावना है कि उसको भी सती किया जाए, वो सती हो जाए। तो हर्ष ने अपने एक मित्र, उस मित्र का नाम था भास्कर वर्मन, असम का राजा था, आज का जो असम है वहां का था। उसने भास्कर के साथ मिलकर अपनी बहन को ढूंढ लिया और उसे सती होने से बचा लिया, क्योंकि वो सती होने के लिए जा रही थी। तो बच्चों इतनी सारी कहानी होगी, इतना सारा कांड हो गया। अब राजश्री अपने राज्य कन्नौज में वापस आ चुकी थी। कन्नौज को इतने बड़े दुख से बाहर निकालने के कारण हर्ष की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लोग उसे अपने राज्य के राजा के रूप में देखना चाहते थे। तो इसी संदर्भ में जो राजश्री थी उसने भी हर्ष से आग्रह किया कि भैया आप आ जाइए, यहाँ पर शासन कीजिए। लेकिन हर्ष इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन हालांकि 6 वर्ष बाद वो राजा बन गया था। तो अगर निश्चित रूप से कहें तो हम कहेंगे कि 606 ईस्वी में हर्ष ने कन्नौज और अपने राज्य का राज संभाला और उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित कर दी। लेकिन महाराज का उपाधि लेने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो अब जानेंगे हम आगे की आगे क्या हुआ। इसके बाद उसने अपने भाई का बदला लेने का ठान लिया। अब भाई का बदला वो कैसे लेगा? भास्कर वर्मन जो उसका मित्र है उसके साथ मिलकर। और वो कहां था? देखिए, पहला तो था देवगुप्त जो मालवा का राजा था, और दूसरा था वो बंगाली। ठीक है ना। अब बंगाली और अपने जो देवगुप्त था उसको मिलकर उन्होंने एक कमरूप की संधि की थी। कमरूप जहां का भास्कर वर्धन था। ठीक है, आज का असम का हिस्सा है वो। 16 वर्ष तक जो उसने 16 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा। और जो शशांक था बंगाल का राजा, जिसने देवगुप्त प्लस शशांक, ठीक है, जो शशांक था वो बंगाल का था। इन्होंने मिलकर उसके बहनोई ग्रहवर्मन को मारा था। तो देवगुप्त का नंबर पहले लगा और उसके बाद लगा शशांक का नंबर। शशांक पर हमला करने के लिए उसने अपने मित्र भास्कर वर्मन के साथ मिलकर योजना बनाई और हमला भी किया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो हमले में मारा गया, कुछ लोग मानते हैं कि वो भाग गया। जो भी हो, उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ? कन्नौज का राज्य फैला। तो इसी बीच एक युद्ध उसने और भी किया, और उस युद्ध में क्या हुआ कि उसने एक राज्य था दक्षिण का राज्य, उसे हरा दिया। वाकटक के राज्य जैसे गुप्त ने किया था ना, गुप्तों ने किया था कि हरा कर शादी कर दी अपनी बहनों की, है ना। उसी तरह हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी दक्षिण में कर दी। हालांकि उस राजा को हरा दिया था, लेकिन उसने अपनी सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और दक्षिण के राह खोलने के लिए, तात्पर्य ऐसा कि दक्षिण की अपनी सीमा स्ट्रॉन्ग कर ली अपनी पुत्री की शादी करके, ताकि उसकी दक्षिणी सीमा सुरक्षित हो जाए। दक्षिण में से चौलों का साम्राज्य लगभग हर्ष के जितना ही था और उसको जीतना बहुत मुश्किल था। तो उसने अपनी दक्षिण की सीमा को सुदृढ़ किया अपनी पुत्री का विवाह करके। लेकिन कुछ जगह ये भी बात है कि हर्ष की तो कभी शादी नहीं हुई थी। हालांकि हो सकता है अपनी दस्तक पुत्री जो उसने किसी से गोद ली हो उसका विवाह किया हो, कुछ भी हो सकता है।
तो इस प्रकार से हमें कुछ बातें देखने को मिलती हैं। अब बच्चों इसके बाद आती है इसके आगे की बात, वर्धन साम्राज्य का उत्कर्ष। किस तरह से वर्धन साम्राज्य था उसका उत्कर्ष हुआ, क्योंकि देखिए बच्चों, आपको नाम कर देता हूं मैं, जिसके साथ हर्ष की पुत्री तथा कथित पुत्री थी, हालांकि कुछ लोग नहीं मानते। वल्लभी राजा था, उसका राज था ध्रुवसेन द्वितीय। वल्लभी था, वल्लभी राज्य वहां था ध्रुवसेन द्वितीय। इसके साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। हालांकि एक विवादित चीज है, लेकिन हाँ उसके साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध, एक रिश्तेदारी बिल्कुल पड़ गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद उसने नंबर लगाया चालुक्यों का। ठीक है, अब चालुक्यों का नंबर लगाने का तात्पर्य था कि अब उनको हराने की बारी आ चुकी है। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। तो देखिए बच्चों, चालुक्य से दक्षिण में, और दक्षिण में जो उनका मुख्य इलाका था वो था पुलाकेशिन का राजा चालुक्य। पुलाकेशिन एक राजा था दक्षिण का। तो इसके साथ उन्होंने मिलकर हमला किया। ध्रुवसेन भी था गुजरात का, पुलाकेशिन से इनके नाम होते हैं, पुलाकेशिन है ना द्वितीय। तो इस पर जो हर्षवर्धन था उसने हमला कर दिया, लेकिन हर्षवर्धन उसमें बुरी तरह से पराजित हुआ, ऐसा उल्लेख मिलता है। और इसके बाद उसने कभी भी दक्षिण में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की या पंगा नहीं लिया, क्योंकि वो स्थायित्व चाहता था। अगर वो जगह जगह पर पंगे लेता, जगह जगह पर अपनी लाभ बताता तो दिक्कत हो जाती। और इस चीज का हमें जो वर्णन मिलता है वो ऐहोल में मिलता है, ऐहोल का शिलालेख। ठीक है, और ऐहोल की जो कृति है वह रवि कृति, रवि ने लिखा उसको। ठीक है, तो इस तरह से था। उसके कश्मीर के साथ में संबंध थे। कश्मीर में राज तरंगी थी, कलहन की राज तरंगी ने ना, ऐसा वर्णन है कि किस तरह से वहां पर राजा था। तो कलहन का राजा था, वो भी बौद्ध था। ऐसा जिक्र मिलता है कि उसने अशोक के माफ कीजिए हर्षवर्धन के आग्रह पर हाथी दांत पर एक विशाल बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। इससे हम कह सकते हैं कि जो हर्षवर्धन था उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर था बुद्धिज्म की तरफ, बौद्ध धर्म की तरफ। अब अशोक का खुद का धर्म क्या था? देखिए, कुछ इतिहासकार इसमें मतभेद है उनके। कुछ लोग कहते हैं कि वो क्षत्रिय था और कुछ लोग कहते हैं वो वैश्य था, वैश्यों से उसने धर्म परिवर्तन किया था। खैर जो भी रहा हो, अब हम बात करेंगे उसके धार्मिक पक्ष। उसके धार्मिक पक्ष क्या कुछ थे? तो सबसे पहले बात है कि वो खुद तो एक शैव था, ठीक है ना, खुद एक शैव था। और उसने बहुत सी ऐसे क्या था कि शिव भक्तों के प्रति भी अपनी सहानुभूति दिखाई, और साथ साथ उसने बौद्ध के लिए भी बहुत सा कुछ काम किया था। अब जो हर्ष था वो था महायान का समर्थक। बौद्ध है ना, जो बौद्ध, उसमें दो पार्ट हैं, एक है हीनयान, एक है महायान। तो काफी रोचक चीज है ये। देखिए बच्चों, शुरुआत कैसे हुई बौद्ध धर्म की? जब सनातन धर्म कहें या उस समय के तत्कालीन समाज में आडंबर कुरीतियां बढ़ चुके थे कि धर्म सिर्फ अमीरों का होकर रह गया था, कि जो बंदा कर्म कांड करेगा, प्रपंच करेगा, महंगे महंगे उत्पादों को ब्राह्मणों को दान करेगा, महंगे महंगे यज्ञों का आयोजन करवाएगा, जिससे कि आम जनमानस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस समय में क्या हुआ होएगा कि धर्म अमीरों की तरफ मुड़ जाएगा, तो इससे कि रोष आ जाएगा। तो धर्म में एक सादगी लाने के लिए और बेहतरीन भविष्य देने के लिए क्या हुआ? बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म के कुछ नियम थे, कुछ नैतिक मूल्य थे, जिसके कारण ये शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। तो प्रारंभ में क्या था कि ये एक अनीश्वरवादी धर्म था। अनीश्वरवादी धर्म का तात्पर्य है कि ये किसी एक व्यक्ति को ईश्वर नहीं मानते। हाँ,
ये मानते थे कि एक ऐसी शक्ति है ब्रह्मांड में जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, पूरा ब्रह्मांड को मॉनिटर कर रही है, लेकिन कोई खास व्यक्ति भगवान नहीं है। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि महायान और हीनयान आ गया, क्योंकि कुछ लोग ये मानने लगे कि बौद्ध धर्म में बुद्ध ही भगवान है, ठीक है ना। लेकिन एक पक्ष ये मानता था कि बुद्ध भगवान नहीं है, वो एक आम महापुरुष थे। हाँ, महापुरुष थे, उन्होंने बेहतरीन शिक्षाएं दी, उनके नैतिक मूल्य बहुत ऊंचे थे और उन्होंने ही हमें मार्ग दिखाया है, लेकिन वो खुद भगवान नहीं थे, भगवान को बताने वाले थे, ठीक है ना। तो इस विचारों से दो मार्ग तरीकों में बंट गया। एक से हीनयान जो कि बुद्ध को भगवान ना मानकर एक महापुरुष मानते थे, और एक से महायान जो बुद्ध को भगवान मानते थे, और सर्वप्रथम उन्होंने ही बुद्ध की भगवान की मूर्ति स्थापित की। देखिए बच्चों, इससे पहले बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं थी। जिस प्रकार से गुप्त साम्राज्य आने से पहले किसी भी हिंदू देवी देवता या सनातन धर्म से संबंधित किसी देवता की कोई मूर्ति नहीं थी, उसी तरह बुद्ध की मूर्तियां नहीं थी। लेकिन कनिष्क आया, मैंने आपको बताया था कि उसने कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध संगति का आयोजन किया। तरह तरह के दिमाग वहां पर इकट्ठे हुए, डिबेट हुई, वाद विवाद हुआ, और उसके बाद उसने भी महायान परंपरा का शुरुआत कर दी। उसने भी बुद्ध की मूर्तियां बना दी। हालांकि महात्मा बुद्ध ने यह बात कही थी कि जब हिंदू कर्मकांड जैसे मूर्ति पूजा या मूर्तियां बौद्ध धर्म में प्रवेश कर जाएंगी तो उसके बाद बौद्ध धर्म का पतन निश्चित है। तो यही बात हुई थी। उसके बाद बौद्ध धर्म नीचे आ गया और भारत में जन्म लेने वाला एक बौद्ध धर्म, भारत में प्रफुल्लित होने वाला बौद्ध धर्म, जो किसी समय में मौर्य, गुप्त और हट साम्राज्य की पीठ पर था, जिसने बहुत से ब्राह्मणों को नीचे दबा दिया था, जो आज भारत में मुट्ठी भर लोगों का धर्म बनकर रह गया है। और इसका मुख्य कारण है यही महायान हीनयान में भ्रांतियां, मतभेद, ठीक है ना बच्चों। तो जो हर्ष था वो मुख्यतः महायान का समर्थन करने वाला था। अब कैसे समर्थन करने वाला था उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत ही दानी व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो क्या था कि उससे पहले हम एक बात करेंगे। एक चीनी यात्री आया, ह्वेनसांग चीनी यात्री आया। हमने इससे पहले भी चर्चा की थी साहित्यिक स्रोतों में, विदेशी विवरण चीनी यात्री। वो था एक चीनी यात्री और भारत में बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आया था। तो बौद्ध धर्म को जानने के लिए सबसे पहली बात है वहां की भाषा को सीखना, और ये भाषा उसने सीखी थी नालंदा यूनिवर्सिटी से, नालंदा विश्वविद्यालय। बहुत घैंट विश्वविद्यालय, लगभग 10,000 बच्चे वहां पर पढ़ते थे। ऐसी कौन सी शाखा थी जिसका अध्ययन वहां नहीं होता था? चाहे रसायन से जुड़ी हो, चिकित्सा से जुड़ी हो, राजनीति, अर्थशास्त्र, किसी भी विषय से जुड़ी हुई हो ब्रांच, हर जो ब्रांच थी। और लगभग 1500 आचार्य या 1500 शिक्षक कहें वहां पर पढ़ाते थे। इतना उसका प्रभाव था। देखिए बच्चों, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी। और एक खास बात, तक्षशिला और नालंदा, इनमें क्या अंतर है? तक्षशिला में कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं थी, बल्कि नालंदा में हॉस्टल फैसिलिटी थी। तो बच्चों, इसमें एक उल्लेख ही मिलता है कि एक खिलजी राजा आया और उसने इस पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। लगभग 6 माह तक ये चलती रही। तो क्या थी इसके पीछे की कहानी कि जब खिलजी राजा एक बार बीमार पड़ गया तो उसने राजवैद्य को बुलाया। वो था हिंदू, तो उसने इससे इलाज लेना मना कर दी कि मैं तो भाई इससे इलाज नहीं लूंगा। तो वो कहने लगा चलो ठीक है, आप इलाज मत लीजिए, लेकिन एक काम कीजिए कि आप कुरान पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, हर रोज एक पृष्ठ उसका पढ़ना है। तो इसके लिए वो राजा सहमत हो गया, ठीक है। जिसने आगे जाकर गुलाम बख्श को बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक का वो क्या था, कमांडर था, ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का वो कमांडर, जिसने उसके राजवैद्य की सलाह पर रोज एक पेज कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। और उस कुरान पर क्या था, एक दवाई का लेप लगा था, और वो पेज को पढ़ता था थूक से, ठीक है। तो थूक से पेट पलटने के कारण वो औषधि उसके अंदर चलती गई और वो ठीक हो गया। तो जब इस बात का पता उस बादशाह को लगा, उस कमांडर इन चीफ को लगा कि इस एक इतने विद्वान व्यक्ति ने कितनी बुद्धिमत्ता से मेरा इलाज कर दिया, तो वो उससे हतप्रभ रह गया।
तो उसने सोचा कि ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ने चाहिए क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान है, इसलिए उसने उस नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया, उसको जला दिया। इस प्रकार से हमें रिकॉर्ड मिलते हैं, हालांकि इस पर भी विद्वानों का मतभेद है। तो पुनः आते हैं हम हर्ष पर। हर्ष जिसका एक सॉफ्ट कॉर्नर था, एक झुकाव था बौद्ध वंश की तरफ और खास तौर से उनकी महायान शाखा की तरफ। तो इसके संदर्भ में ह्वेनसांग आया था भारत की खोज करने के लिए, भारत के बौद्ध धर्म की खोज करने के लिए। जगह जगह पर वो गया, हर शासक को उसके बारे में पता था। तो इसी क्रम में वो चला गया था भास्कर वर्मन के पास, जो कि असम का राजा था और हर्षवर्धन का एक मित्र था। तो हर्ष ने सूचना भिजवाई, क्योंकि वो खुद एक बौद्ध अनुयायी था, हालांकि बौद्ध धर्म को उसने स्वीकार किया ऐसा उल्लेख नहीं है। तो उसने भास्कर वर्मन के पास एक संदेश भिजवाया कि भाई साहब ह्वेनसांग को मेरे पास भेज दीजिए। तो भास्कर वर्मन ने क्या कहा, शायद तो अपना सिर काट कर भेज दूंगा लेकिन ह्वेनसांग को नहीं भेजूंगा। इससे हर्ष क्रोधित हो गया और उसने कह दिया भेज दो, अपना सिर काट के भेज दो। तो भाई साहब भास्कर डर गया कि पंगा जब्त जगह ले लिया, तो वो खुद भी आ गया, हर्ष को भी ले आया, भाई साहब ये लो ह्वेनसांग, ठीक है ना। तो उसके बाद ह्वेनसांग को हर्ष ने राजकीय संरक्षण दिया, ठीक है ना, और घोषणा की कि कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी चमड़ी भारत के लोगों से कुछ भिन्न थी, तो लोग उसके छू कर देखते थे उसको। तो इसके कारण क्या था कि थोड़ा सा वो पहचान रहने लगा। उसके बाद उसको संरक्षण मिला। तो उसके बाद क्या बात करते हैं बच्चों, प्रयाग सभा। प्रयाग सभा हर 5 वर्ष के बाद होने वाली सभा थी, जिसका वर्णन ह्वेनसांग ने भी अपने ग्रंथ सीयूकी में किया है और अन्य बहुत से तीर्थ यात्रियों ने भी किया है, जिसमें इत्सिंग भी शामिल है। उसमें क्या होता था कि बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे विद्वान इधर उधर से इकट्ठे करके उनकी डिबेट होती थी। डिबेट क्या, वाद विवाद होता था, उसमें किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते थे वो, ठीक है ना बच्चों। तो इसके कारण वो किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचते थे। तो इसी संदर्भ में वो उनको बहुत सारी चीजें दान करता था और ह्वेनसांग ने ऐसा वर्णन किया कि वो इतना कुछ वो दान करता था जितना उसने पिछले 5 वर्षों में अर्जित किया है। कमाई क्या थी इनकी, या तो चूंगियां या फिर उपज का 1/4 या 1/6 भाग। तो 5 वर्ष में इकट्ठी हुई की गई इतनी संपदा को वो लुटा देता था, ठीक है। तो एक बात तो क्या हुआ, इतनी संपदा उसने लुटा दी कि उसकी बहन राजवी ने आकर उसके ऊपर कंबल दिया, क्योंकि उसने अपने कपड़े भी न्यौछावर कर दिए थे, इतना बड़ा प्रतापी शासक था। और ऐसी हुई एक कन्नौज सभा। कन्नौज सभा देखिए, कन्नौज सभा का जो प्रमुख बनाया गया ह्वेनसांग को, उसका सभापति बनाया गया। ह्वेनसांग को सभापति बनाया और ये बात निकाली गई